हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम नंबर 6 टू प्रॉब्लम नंबर 10 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। सो न केवल सॉल्यूशन देखेंगे बल्कि बहुत सारे हम लोग एडिशनल कंसेप्ट को भी समझेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ही काम का होगा। बने रहिए मेरे साथ। सो ये वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोड देखते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Problem number 6. A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ये आपको एक सोलिनॉइड का फिगर ड्रॉ किया गया है। ये बोल रहा है कि सोलिनॉइड के इनसाइड में एक 3 सेंटीमीटर का वायर है। सो ये आपको जो वायर है इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ये करंट जो फ्लो कर रहा है इसे वो 10 एम्पियर है। सो आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो सोलिनॉइड का एक्सिस ये है, ठीक है। तो सोलिनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर में ये आपको वायर रखा गया है और दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज 0.27 टेस्ला। तो आपको मालूम है कि सोलिनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यदि क्लोजली बाउंड लॉन्ग सोलिनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। और ये जो देन इसका जो डायरेक्शन होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। सो आपको कैलकुलेट करना है कि एक जो वायर जो 3 सेंटीमीटर लेंथ का है और इस जिससे करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो B, तो कितना फोर्स लगेगा। सो क्लियरली बहुत ही आसान है कि F इज इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी और उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। सो क्लियरली आई का वैल्यू दिया गया है 10 एम्पियर, एल का वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में चेंज कर देता हूँ। सो 0.03 मीटर और बी का वैल्यू कितना हो गया, बी आपको 0.27 दिया गया है और आई इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो एल आपको इस डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में है और आप बी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। सो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। आप करंट यदि मानोगे कि नीचे की तरफ फुल फ्लो हो रहा हो तो एल इस डायरेक्शन में होगा और बी इस डायरेक्शन में होगा, तब भी आपको एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आप माइनस 90 डिग्री होगा या फिर आप बोलोगे 270 डिग्री होगा। सो क्लियरली ये जो एंगल आएगा थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। सो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन आपको निकालना हो तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो मैं सपोज करूँ कि ये मानता हूँ कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एल का डायरेक्शन इस तरफ है, बी का डायरेक्शन इस तरफ है। सो आपको डायरेक्शन जो होगा वो एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। सो एल की तरफ आपको दाहिने हाथ की 4 उंगलियों जो 4 फिंगर्स हैं उसको रखना है और तब इस तरफ रोटेट कर देना है। तो आप देखोगे कि आप तभी रोटेट कर पाओगे इस डायरेक्शन में जब आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। सो क्लियरली फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो इस क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू होगा, डायरेक्शन होगा, वो इनसाइड द प्लेन होगा। क्लियर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो या आप चाहोगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो। आपको यदि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं पता है तो मैं आगे इसको आपको ढंग से बताने वाला हूँ। सो आइए देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम लोग देखेंगे अभी कि ये जो राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो भी आंसर आता है, फोर्स का डायरेक्शन आता है, वो सेम आता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। सो इफ वी अरेंज द थंब, द सेंटर फिंगर एंड द 4 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल टू ईच अदर। सो आपको लेफ्ट हैंड का थंब, 4 फिंगर और सेंटर फिंगर ये 3 को राइट एंगल पर रखना है। लाइक यदि इसको आपने ऊपर की तरफ रखा है, मैं यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ, आपका थंब इस डायरेक्शन में है, मैं इसको टी से दिखा रहा हूँ, और जो आपका 4 फिंगर है वो इस डायरेक्शन में है
और ये जो सेंटर फिंगर है ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। अब ध्यान दो, थंब ऊपर की तरफ, फोर फिंगर आपको इस डायरेक्शन में, और थंब बाहर की तरफ निकला हुआ आ रहा है। तो ये कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है तीनों। और इस केस में जो थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की तरफ दिखाएगा, सेंटर फिंगर ये वाला जो फिंगर है ना, ये आपको किस तरफ दिखाएगा, करंट के डायरेक्शन में दिखाएगा, करंट के डायरेक्शन में ये दिखाएगा। और जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में दिखाएगा। सो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है फोर फिंगर, ये जो सेंटर फिंगर है ये आपको करंट के डायरेक्शन में है, और ये जो थंब है ये आपको फोर्स के डायरेक्शन में है। क्लियर है, यही बोलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस फिगर से आपको ढंग से बताएगा, फिर भी आपको डाउट होगा तो मुझसे बोलिएगा, मैं आपको इस पर एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो राइट हैंड थंब रूल है उससे क्या सेम डायरेक्शन आता है या अलग डायरेक्शन आता है। सो मैं आपको बताया हूँ कि करंट के डायरेक्शन में ही ये एल वेक्टर का डायरेक्शन आपको करंट के ही डायरेक्शन में लेना है। सो करंट यदि इस डायरेक्शन में आ रहा है, प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपने एल वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया। बी आपको इस डायरेक्शन में, तो आपको राइट हैंड के चारों उंगलियों को एल की तरफ रखना है और तब बी की तरफ घुमाना है। तो आप तभी घुमा पाओगे जब थंब आपका ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्लियरली इस केस से या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करो या राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, फोर्स का डायरेक्शन सेम आता है। लेकिन एग्जाम के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। Two long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 cm. Estimate the force on 10 cm section of wire A. So wire A का जो 10 cm का सेक्शन है उस पर क्या फोर्स लग रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बिल्कुल बच्चे टाइप का सवाल था। पहले तो हम लोग फॉर्मूला क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, दो यदि पैरेलल या एंटी पैरेलल मतलब क्या हो कि सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा हो, और एंटी पैरेलल कहने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रहा हो लेकिन दोनों पैरेलल ही रखा गया हो। सो इस केस में जो फोर्स होता है ना वो होता है, इनफैक्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो इक्वेशन होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, मीन्स कि यदि मान लो ये आप इससे करंट I1 बह रहा हो, इससे करंट I2 बह रहा हो, तो आपको यदि ये A है ये B है तो आपको A पर फोर्स निकालना हो, तो फोर्स ऑन A डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है μ0/2πr I1 I2, R इनके बीच का क्या हो गया, गैप हो गया। और साथ में आप जान जाओ कि यदि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में बहता है तो फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में बहता है तो फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव होता है। बाकी इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम ही रहता है, जितना FA/L आएगा आप देखो उसी तरह से FB/L भी निकालोगे ना तो यही आएगा μ0/2πr I1 I2, ठीक है। अब ये फोर्स कैसे लगता है, क्यों लगता है, इसको हम लोग समझते हैं। आपको मालूम है कि यदि कोई वायर हो जिससे करंट I फ्लो हो रहा हो, या फिर बोलो कि I2 फ्लो हो रहा हो, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड यदि B हो, B सपोज करो कि अंदर की तरफ लग रहा हो, तो फोर्स कितना होगा, इसका लेंथ यदि L ले लोगे तो फोर्स कितना होगा, I2L क्रॉस B होगा, ठीक है। और B चूंकि अंदर की तरफ है और L का डायरेक्शन आपको करंट के अलोंग होगा, मीन्स कि ऊपर की तरफ होगा, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I2LB, ठीक है, बिकॉज साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये आप कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का यूज करना है। देखो यहाँ पर आपको निकालना है A पर फोर्स, तो A पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, तो A पर मैग्नेटिक फील्ड इस B के कारण आया। B एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू क्या होगा, μ0/2πr/IB। B के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू ये होगा, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। A से जो करंट बह रहा है उसको मैंने I1 को मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में L लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही मेरा निकल के आ गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। और आप यदि फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा μ0/2πr/IA/IB। देखिए आ गया ना सेम चीज।
आपको मालूम है कि कोई इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर के कारण जो करेंट हो, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो एक सर्कुलर शेप का होता है, और सर्कुलर शेप में यहाँ पर ये क्या होगा, आपको डायरेक्शन समझने में दिक्कत है तो इसके लॉन्ग अपना थंब रखो तो देखोगे कि यहाँ पर ये इनसाइड द प्लेन होगा, यहाँ पर आउटसाइड होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। सो सिमिलर यार, बहुत ही आसान था। क्लियर है? सो आपको बस अब फॉर्मूला पुट करना है। अब ये देखो कि ये इस पर फोर्स का डायरेक्शन देख लो। सो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको जानना होगा। एल की तरफ अपने दाहिने हाथ की चारों उंगली को रखो और बी की तरफ घुमा दो, मीन्स कि ऊपर की तरफ फिंगर्स को रखो और अंदर की तरफ फिंगर्स को घुमा दो। तो थंब किस तरफ दिखाएगा, इस तरफ दिखा रहा है। ऐसे ही इस पे इस तरफ दिखाएगा तो सेम डायरेक्शन में करंट बहेगा तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव आ रहा है। वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन के लिए करके देख लेना, आप देखोगे कि फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव जाएगा। क्लियर है? सो अब ये फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। सो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई। आर का वैल्यू दिया गया 4 सेंटीमीटर, सो 0.04 मीटर। और आई ए इंटू आई बी, करेंट इनसे कितना फ्लो हो रहा है देखो, लिख दिया गया करंट 8 एम्पियर और 5 एम्पियर जा रहा है, तो इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर सेक्शन, सो ये एफ बाई एल का वैल्यू था, सो एफ हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे, सो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो 0.1 हो गया। अब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे, नीचे 4 यहाँ 10 हो गया, 10 हो गया तो 200 इंटू 10⁻⁻7 दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। सो फोर्स क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, और फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। क्यों आया, फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8। A closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding of 400 turns each. The diameter of solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, near its center. सो इसका मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको फर्दर समझाता हूँ। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो ये आपको एक सोलिनॉइड हुआ, सोलिनॉइड पर मेरा एक वीडियो है, आप चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो। तो ये सोलिनॉइड हुआ और इसमें बोल रहा है कि इसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर और ये क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड है, ठीक है। सो ये हो गया 80 सेंटीमीटर लेंथ और इसमें 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच, मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकल जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एक लेयर में 400 टर्न्स है तो 5 लेयर्स में कितना हो गया, 2000 टोटल टर्न्स हो गया। और इसका डायमीटर दिया गया 0.8 सेंटीमीटर, जो कि आप देखोगे कि इसका इस प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। करंट का वैल्यू दिया गया, जो करंट इसमें इंटर कर रहा है उसका वैल्यू है 8.0 एम्पियर। अब जो सोलिनॉइड अपने सेंटर पर एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो आप इसके सेंटर पर क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है नियर इट्स सेंटर। आप इसके टॉप पॉइंट पर बोलोगे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेथड अलग होगा, लेकिन सेंटर पर के लिए जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो होता है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आप ये याद कर लो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जब म्यू नॉट का वैल्यू आपको मालूम है, इसका वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीन्स कि एक लेंथ में कितना टर्न हुआ। सो आप देखो कि L लेंथ में यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न उसमें मैं कैपिटल N से दिखाऊं और उसका लेंथ यदि L है ये, तो L लेंथ में टोटल कैपिटल N टर्न्स है। सो एक लेंथ में कितना टर्न हुआ, N बाई L, और यही आपको स्मॉल n के इक्वल हो गया। और तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू आई। सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को इसमें पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और n का वैल्यू दिए निकाला है आपने 2000
करेंट का वैल्यू कितना है 8 एम्पियर और लेंथ का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दो 0.8। सो ये 10 हो गया और ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14। सो 4 इंटू 2 8, 3.14 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 25 के। सो 2.5 इंटू 10⁻³ और एक 4 और एक यहाँ से आ गया 5, 10⁻5 इंटू 10⁻⁻7, इट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। क्लियर है? तो देखो कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। ये आपको टॉर्क के कंसेप्ट पर बेस है। ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। देखो ये मैं यहाँ पर फिगर पहले से ड्रॉ कर दिया हूँ। ये सपोज करो एक स्क्वायर कॉइल है जो कि आपको 20 टर्न्स का है। सो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया 20, n इज इक्वल टू 20 हो गया एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। सपोज करो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8। सो यहाँ पर ये फिगर दिया गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके नॉर्मल लाइन से 30 डिग्री बना रहा है। किसके नॉर्मल से? सो ये जो आपको प्लेन है, ये जो करेंट लूप है इसके नॉर्मल से, मीन्स कि इससे जो एंगल 90 डिग्री है उससे ये 30 डिग्री बना रहा है। सो मैं इधर ही क्यों लिया? मैं पीछे भी तो इसका ले सकता था वैल्यू, लेकिन मैं आगे में क्यों लिया उसको भी हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। सो ये जो कॉइल है इसको क्या टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ। सो आप टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, टाउ क्या होता है m×b। क्लियर है? जहाँ m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करेंट लूप। देखो हम लोग बेसिक से देखेंगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करेंट लूप एंड b क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये करेंट लूप है, जिस लूप से करंट फ्लो हो रहा है चाहे वो किसी भी शेप का हो, उससे यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे करंट लूप। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अभी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? ये होता है I इंटू एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या है, कैसे निकालोगे? सपोज करो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन के अलोंग अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को आप फोल्ड करोगे, रोटेट करोगे और तब देखोगे थंब किस डायरेक्शन में दिखा रहा है। लाइक हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल के केस में उसके सेंटर पर देखा था। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन निकालने का मेथड होता है वही आपको एरिया वेक्टर निकालने का भी मेथड होता है। तो इसी डायरेक्शन में आप फोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि आपको एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। सो एरिया वेक्टर जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होता है और इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ये डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को फोल्ड करो तो आप देखोगे कि थंब आपको इस डायरेक्शन में दिखाएगा और इससे ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू IA×B और ये हो गया IAB साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है एंगल बिटवीन। अब ध्यान दो एंगल हमको हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल लेना है। सो ये एंगल यहाँ से ये 30 डिग्री होगा। क्लियर है? ऐसे रहेगा और सपोज करो कि ये ऐसे रहेगा ना तो आप ये एंगल मत बना लेना, तब ये एंगल 30 डिग्री नहीं होगा। इसके लिए आपको इस वेक्टर को आगे करना होगा। और इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? देखो इस टॉर्क का डायरेक्शन को आप एन कैप से बोलोगे, जहाँ एन कैप क्या है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वेयर एन कैप इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। सो आप इसके लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करो तो इस वेक्टर का डायरेक्शन आपको निकल जाएगा। ए की तरफ फिंगर्स को रखो और बी की तरफ कर्ल कर दो। अब आपको देखो ये आपको एक के कारण हुआ। यदि मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया IAB साइन थीटा और ये एक कॉइल के कारण हो गया। यदि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 20 हो या n हो तो आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नेट टॉर्क हो जाएगा NIAB साइन थीटा। n का वैल्यू रख दो, n का वैल्यू 20 है, I का वैल्यू है 12, A का वैल्यू कितना है? देखो ये साइड 10 सेंटीमीटर है, मीन्स 0.1 मीटर है। सो 0.1 इंटू 0.1
और यहाँ से साइन बी का वैल्यू क्या है 0.8 टेस्ला है, सो 0.8 और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आ जाएगा आंसर, ये हो गया आपको 0.96 न्यूटन मीटर, जो कि टॉर्क का यूनिट है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 10 से प्रॉब्लम नंबर 13 तक का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का है। उसके बाद हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर नहीं किए हैं तो इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।